पकड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आइए। तो ऐसे दीवार का सहारा लेके चल पाते हैं? जी जी, आइए। इधर चलेंगे, साथ में रहिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। तो ऐसे अगर चलते हैं तो कितनी दूर चल लेते हैं अगर सहारे से चलते हो तो? दूर चल लेंगे सर। उसके बाद कुछ सहारा नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक आएंगे फिर वापस चलेंगे। तो बेसिकली जब चलते नहीं है ना ज़्यादा, तो हड्डियाँ भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये अब एक बीमारी नहीं है, क्योंकि हमें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और हम काफ़ी दिनों से चलते भी नहीं हैं। तो अब ये काफ़ी बड़ा एक डिफ़िकल्टी ऑपरेशन में नहीं है, रिकवरी में है। हमें ध्यान रखना है अब आगे कि हमें कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, झुकने का काम नहीं करना, वज़न का काम नहीं करना। ठीक हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा रहेगा टाइम, कोई बात नहीं। चलिए वापस। सो दिस इज़ ए ह्यूज चैलेंज इन पोस्ट ऑपरेटिव टाइम। सर्जरी इज़ ईजियर थिंग टू डू, बट आप देख सकते हैं कितना तकलीफ है उनको, दर्द है। एंड वंस द स्पाइन इज़ टेकन केयर ऑफ, उसके बाद हम इनका नी रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। तो एक तरह से अगले 2-3 साल की एक रिकवरी रहेगी। अगर ये नी रिप्लेसमेंट शुरू में ही हो जाता तो ये बिल्कुल ही एक छोटा सा प्रोसेस था जिसमें कुछ ही महीनों में पेशेंट ठीक हो जाता। सो दिस इज़ ए लेसन फॉर ऑल दोज पीपल जिनको नी में प्रॉब्लम है और जो सर्जरी एडवाइस की जाती है वो सर्जरी नहीं करवाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो आपको एक की बजाय 3 सर्जरी करानी पड़ती हैं। रिकवरी जो वीक्स में होनी चाहिए थी वो महीनों और सालों में होती है। एंड बिकॉज उनको डायबिटीज़ है, चलते फिरते नहीं है, तो डायबिटीज़ का कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता है। तो दिस इज़ ए ग्रेट लेसन फॉर एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपके डॉक्टर कोई सर्जरी एडवाइस करते हैं तो टेक इट सीरियसली। ये नहीं सोचना कि काम चलाना है, काम चलता रहेगा। सो दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। ये हाथ लगा रहे हैं, सब पता चल रहा है? सुन तो नहीं लग रहा? उंगली चलाइए पैर की। ओके, घुटना मोड़िए। नी में काफ़ी क्रेपिटस है, आर्थराइटिस है, ये मोड़िए। इसके साथ साथ हमें पल्सेशन भी देखना है कि कई बार इस एज में जो पल्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो वो भी कम हो जाता है। हिप इज़ फाइन, नी में प्रॉब्लम है, वेरस डिफॉर्मिटी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट राइट नाउ स्पाइन इज़ द प्रॉब्लम। जो झंझनाहट होती है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है और पूरा पंजे तक जाता है। हाँ, कभी कभी पंजे तक चले जाता है। आमतौर पे यहाँ रहता है, पीछे की तरफ, कूल्हे से लेके थाई के पीछे ज़्यादा यहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग। हम रेखा प्रकाश जी के साथ हैं जो रांची से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 61 एंड इट इज़ ए क्लासिकल केस ऑफ वन डिजीज़ लीडिंग टू अनदर। घुटने में दर्द कितने सालों से है रेखा जी? घुटने में दर्द 15 साल से होगा सर। 15 साल से है। 15 साल से दर्द है तो थोड़ा सा हल्का सा लंगड़ा के चल रहे होंगे? जी जी। तो डॉक्टर ने कभी बताया नहीं कि ऑपरेशन करना चाहिए? बोले थे। क्यों नहीं कराया? डर से नहीं कराया। डर से नहीं कराया। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि एक नी में प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे दूसरे नी में प्रॉब्लम होती है, और जब पेशेंट लंगड़ा कर चलता है तो स्पाइन के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि जो स्पाइन की शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से रेखा जी को L4-5 में लिस्थेसिस हो गया है, यानी कि बोन एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई है। काफ़ी दिनों से लिस्थेसिस साइलेंट था, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 3 महीने पहले जब गिरे तो उसके बाद से तकलीफ बढ़ गई है। राइट जी। इस टाइम आपको कमर में दर्द ज़्यादा है कि पैरों में ज़्यादा है? नहीं, कमर में ही है सर। यहाँ से पूरा बायां साइड से पूरा जब खड़े होते हैं तो पूरा दर्द रहता है, उसके बाद झिनझिनाने लगता है। कितनी दूर चल पाते हैं? चल पाते हैं, पकड़ के यहाँ से यहाँ जाएंगे सर, फिर पकड़ना पड़ता है। मतलब बिना सहारे के नहीं चल पा रहे? एक बार दिखाएंगे चल के? आइए। अच्छा, इसी तरह चलते हैं बस? तो ये जो चलने में दिक्कत है ये घुटनों में आ रही है कि कमर में आ रही है? कमर में आ रही है। और थोड़ी दूर और चलते हैं तो फिर झंझनाहट हो जाती है? हाँ, थोड़ी दूर और चल पाएंगे नहीं फिर। अच्छा, रेखा जी का ये नी का एक्सरे देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस तरफ। इधर भी आप देखेंगे बोन आपस में बिल्कुल टच कर रही है। दिस इज़ ए टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इस तरह से वो लंगड़ा के चल रही हैं इसकी वजह से 15 साल से। सर्जरी एडवाइस की गई थी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या वो डरे हुए थे सर्जरी से, जो भी रीज़न रहा। लेकिन वो ऐसे चलने से, जब पेशेंट ऐसे चलता है वेडलिंग गेट जिसको हम कहते हैं, स्पाइन के ऊपर इफेक्ट आता है और इस तरह से इनके स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए, जनरली बोन्स एक लाइन में होती हैं लेकिन ये बोन पीछे रह गई है। अगर आप इस एंगल से देखें तो इसमें और भी क्लियर है। ये बोन यहाँ है
और ये बोन आगे है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट एक तरह से। नॉर्मली जो बोन्स होती हैं दे आर इन वन लाइन, ये देखिए सारी बोन एक लाइन में है, लेकिन अगर आप इस बोन को देखें तो यहाँ से ये पूरा कॉलम पीछे चला गया है। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से पेशेंट का जो स्पाइन है वो अनस्टेबल है, जब भी चलते हैं, जब भी उठते बैठते हैं इनको दर्द होता है, और उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ आ रहा है उसमें इस तरह से एंगुलेशन आ गया है, तो यहाँ पर उनको प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से फुल हिप्स में, थाइज़ में और स्पेशली लेफ़्ट साइड में लेग में पेन जा रहा है। तो ये है हमारा अनस्टेबल एरिया। एमआरआई देख रहे हैं हम रेखा जी की, तो इसमें आप देखिए कि ये पूरी डिस्क ख़राब हो गई है, डिजनरेट हो गई है, ये स्टेप है, ये बोन पीछे है, ये आगे है, और यहाँ आप देखिए ये थोड़ा सा डिस्क बाहर आ गई है, और ये लिगामेंट बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गया। अगर आप इस लिगामेंट को देखिए ये बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन यहाँ पर कई गुना मोटा हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि स्पाइन अनस्टेबल है, और बॉडी बेसिकली स्पाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो लिगामेंट को बॉडी ने अकोमोडेट करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बट उसका नुकसान हो गया पेशेंट को कि जो नर्व्स आ रही थी उनके लिए रास्ता नहीं बचा है, और लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि उनको पेन ज़्यादा क्यों है। तो ये है एक नॉर्मल डिस्क L34, इसमें आप देखेंगे ये डिस्क है और ये फैसेट हैं, ये स्पाइनल कैनाल है, दोनों तरफ फोरामेन ओपन है। अब L45 में आप देखिए लिगामेंट कितना ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है। हालांकि राइट में भी ब्लॉकेज लग रही है, तो हम जब सर्जरी करेंगे तो हम लेफ़्ट ही नहीं, साथ साथ राइट को भी ठीक करेंगे, ताकि फ्यूचर में इनको राइट साइड में पेन ना आए। और ये जो स्पेस है पूरा, ये हमें ओपन करना है, इस एरिया में स्पाइन को स्टेबलाइज करना है। और ये है स्पाइन फिक्सेशन के बाद का एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे हमने स्क्रू और केस डालकर फिक्स किया है, जो लिस्थेसिस था उसको करेक्ट कर दिया है। और अब 1.5 ईयर के बाद शी इज़ बैक विद अस। यू कैन सी द बोलेक डिफॉर्मिटी, घुटने टेढ़े हो गए हैं जिसको हम बोलेक कहते हैं, और जो गैप है घुटनों के बीच में उसको हमें करेक्ट करना है अब नी रिप्लेसमेंट करके। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू रेखा जी कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं जब पेशेंट चल रहे हैं तो वो अपने घुटनों की ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये आर्थराइटिस के पेशेंट में ऐसा होता है कि वो अपने पैरों को एक तरह से ड्रैग करते हैं, सिर्फ घसीटते हैं, मोड़ते नहीं हैं, मूवमेंट बहुत कम है, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। हालांकि स्पाइन वाला जो पार्ट था वो रिज़ॉल्व हो चुका है, अब कमर में दर्द नहीं है, झंझनाहट नहीं है, लेकिन अब दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम इनको नी रिप्लेसमेंट करें। हर कदम के साथ उनको नी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एक तरह से चाल भी चेंज हो जाती है पेशेंट की। और जो बेसिक एक्टिविटी हैं जैसे कि सीढ़ी चढ़ना है, उसमें पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ रहती है, सपोर्ट लेना पड़ता है, और जैसे बेबी स्टेप करते हैं एक एक करके, एक एक स्टेप में इतना पेन होता है, इट्स लाइक अ टॉर्चर। तो ये पेशेंट क्या करते हैं कि ये ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड कर देते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं। इनकी जो चॉइस ऑफ विजिट है ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनको ज़्यादा उतरना चढ़ना नहीं पड़ता है। देखिए इनको पूरा मतलब बॉडी को एक तरह से एक एक पैर के ऊपर वेट डाल कर दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ के बहुत मुश्किल से इनको करना पड़ता है सब। सो दिस इज़ रियली सैड कि पेशेंट हमारे अर्ली स्टेज पर नहीं आते हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं। एनीवे, रेखा जी का अब हम एग्जामिनेशन करते हैं। इसकी मूवमेंट करिए, पहले सीधा करें। ये जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी काफ़ी आ रही है ना, जिसको क्रेपिटस कहते हैं हम। ये मोड़ो, ये नहीं मुड़ेगा, ये नहीं मुड़ेगा, बहुत हल्का। हाँ मतलब कोशिश करके धीरे धीरे मुड़ जाता है, हल्का हल्का। तो इसमें ज़्यादा पेन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हिप भी देखना है, वो बिल्कुल ठीक है आपका। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, सुन तो नहीं लग रहा? नहीं। उंगली। हमने लास्ट सर्जरी कब की थी स्पाइन वाली? सितंबर 2022, मतलब 1.5 साल पहले। और जब आप हमारे पास आए थे तो एक्चुअली आप स्पाइन सर्जरी के लिए आए थे या नी सर्जरी के लिए आए थे? स्पाइन सर्जरी के लिए आए थे, ऑलराइट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि इस एज ग्रुप में दोनों ही चीज़ें एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं, नी प्रॉब्लम भी और स्पाइन प्रॉब्लम भी। तो कई बार क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन करने में मुश्किल हो जाता है कि पहले कौन सी सर्जरी करें। लेकिन पॉइंट ये होता है कि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट हो गया, वो फिर भी नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि स्पाइन में पैथोलॉजी है। उसका कारण ये है कि हमारी जो पावर आ रही है वो स्पाइन के थ्रू आ रही है। अगर हम पहले नी रिप्लेसमेंट कर दें पेशेंट तो भी नहीं चल पाता। तो इसलिए हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, पहली चीज़ तो एग्जामिन प्रॉपर करें पेशेंट को, कि दोनों पैथोलॉजी को सेग्रीगेट करें कि नी की वजह से कितना प्रॉब्लम है और स्पाइन की वजह से कितना प्रॉब्लम है।
और उसी डिसीजन की वजह से हमने पहले स्पाइन किया है। तो जितने भी पेशेंट हमारे नी के आते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, वी ऑलवेज मेक श्योर कि उनका स्पाइन भी एग्जामिन हो साथ साथ। वी कैन नॉट हैव ए ट्यूबुलर विजन की जहाँ नी में खराबी है चलो जी रिप्लेसमेंट कर दो, उससे क्या होता है पेशेंट को पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। सो वी एग्जामिन द पेशेंट एज ए होल। हमें जब लगता है कि रीढ़ की हड्डी में दिक्कत ज़्यादा है तो पहले हम वो सर्जरी करते हैं जैसे इनका हुआ है, और उसके बाद जब वो रिकवरी कंप्लीट हो जाती है देन वी गो फॉर द नी रिप्लेसमेंट। इससे पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमने पहली सर्जरी का रिजल्ट ठीक दिया है तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जबकि लोग आमतौर पर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड काम तो पहले हमारा ठीक हो गया, ये सिंपल है। और इसको हम रोबोटिक करेंगे ताकि जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर आए, आपका इम्प्लांट ज़्यादा दिन तक चले। क्योंकि रोबोट से एक तो क्या होता है प्रिसीजन होता है इम्प्लांट का, और जितना कोई मूविंग पार्ट है बॉडी का किसी भी मशीन का, इट्स बायोमैकेनिक्स, अगर अलाइनमेंट अच्छा होगा तो वेयर एंड टेयर कम होगा एंड इट विल लास्ट लॉन्गर, राइट। और उसके बाद इनको नी में पेन था, नी में पेन तो पहले भी था शायद, लेकिन हमने जानबूझ के स्पेस किया था कि पहले एक चीज़ करते हैं और फिर दूसरी, क्योंकि यहाँ से सर्कुलेशन पूरा जा नहीं रहा था लेग्स में। तो अगर हम ये नहीं करते तो नी रिप्लेसमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये है इनका नी का एक्सरे। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये फीमर है और ये टिबिया है। दिस स्पेस इज़ लॉस्ट बिटवीन टिबिया एंड फीमर। और इसी तरह यहाँ भी देखें तो यहाँ भी स्पेस कम हो गया है। तो जब ये कार्टिलेज लॉस हो जाता है, फीमर और टिबिया बिल्कुल पास आते हैं, दे स्टार्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। लैटरल व्यू में देखें तो बहुत सारी लूज बॉडीज़ बन गई है, ये देखिए बहुत सारी लूज बॉडीज़ हैं, एक्स्ट्रा बोन बन गई है। तो ये क्या होते हैं धीरे धीरे पेशेंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है और पेशेंट बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। ये हमने इनका किया है नी रिप्लेसमेंट, बोथ साइड्स MIS टेक्निक से किया है। इसमें हम देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट साइजिंग है, बीच में जो गैप है वो हमने रिक्रिएट कर दिया है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं अलाइनमेंट वापस आ गई है। एंड नाउ लेट्स सी हाउ द पेशेंट इज डूइंग। आइए वापस आइए, ठीक है। मतलब इतना आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल लेते हैं? दोनों टाइम मिलाकर सर 40 मिनट कर लेते हैं। 40 मिनट चल लेते हैं, ठीक है। सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं? जी आओ एक बार। लेकिन पकड़ के चढ़ते हैं सर, लेकिन कोई बात। अब तो कॉन्फिडेंट लग रही है। वेल उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं हाँ। छोड़ते तो लगता है कि गिर ना जाए। हाँ गिर ना जाए। जी जी जी, बट फिर भी पहले से तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो अभी इंडिपेंडेंटली जब रांची में रहती है तो वहाँ बाजार भी जा लेती है। अच्छा, अपने आप चले जाते हैं। जी। पहले पॉसिबल नहीं था? नहीं, पहले तो लेके जाना पड़ता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन किया था, फर्स्ट एग्जामिनेशन में नीज़ के बीच में गैप ज़्यादा था, एंकल पास थे, यानी कि बो लेग डिफॉर्मिटी थी। लेकिन अब हमारी डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो गई है और पेन भी ऑलमोस्ट 95% चला गया है। ओकेजनल पेन होता है लेफ्ट साइड में। तो हम इनकी मार्किंग कर रहे हैं अब देखने के लिए कि मैकेनिकल एक्सिस को हमने स्ट्रेट किया है कि नहीं किया है। मैकेनिकल एक्सिस मीन्स हिप, नी एंड एंकल, देयर शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। पहले वो नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमने मार्किंग किया है, दिस इज़ एंकल, दिस इज़ नी, और हिप हमारा ये जो बोन होती है यहाँ पर, ये होता है हिप जॉइंट। सिमिलरली ऑन दिस साइड, तो हम पहले राइट साइड देखते हैं। हम एंकल और हिप को कनेक्ट कर रहे हैं और आप देखिए नी बिल्कुल सेम लाइन में आ गया है। दैट मीन्स वी वर एबल टू डू द करेक्शन ऑफ मैकेनिकल एक्सिस। अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं और अब नी के बीच में गैप नहीं है, यानी कि एंकल और नी के बीच में ऑलमोस्ट सिमिलर गैप है। इसका मतलब है कि हमारी टांग सीधी हो गई है। ऑन दिस साइड हमने एंकल और यहाँ हिप को कनेक्ट किया है, तो आप देखेंगे ये जो सेंटर हमने नी का मार्क किया था, दे आर इन द सेम लाइन। ओके, मूवमेंट्स देखते हैं। घुटना मोड़िए, बहुत अच्छी मूवमेंट है। सीधा करो, इसको मोड़िए, सीधा कीजिए, दिस इज़ द डिफरेंस नाउ। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ गैप था वो हमने करेक्ट कर लिया है एंड नाउ लेग्स आर स्ट्रेट। तो ये जो डिफॉर्मिटी करेक्शन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम ये डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं करेंगे तो दर्द बना रहेगा। ये करेक्शन है जो हम सर्जरी में अचीव करते हैं। इसमें अब हम रोबोटिक कर रहे हैं आजकल, तो उसमें क्या करते हैं, रोबोटिक में हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एंगल है, कितना साइज़ है और हमें कितना उसमें अचीव करना है, कितना कट लेना है, किस साइज़ का इम्प्लांट लेना है। उससे क्या है कि प्रिसीजन और भी बेटर हो गया है। हाँ। रोबोटिक में पहले दिन ही सॉफ्टवेयर में करेक्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले जो मैनुअल करते थे उसमें क्या होता था कि हम
एक जजमेंट लेके चलते थे कि बस इतना कर लेते हैं तो शायद ठीक हो जाएगा। तो जजमेंट में क्या होता है, कई बार एरर हो जाता है, गलती हो जाती है 1-2 डिग्री का। हालांकि पेशेंट को नहीं पता चलता, लेकिन 20 साल के बाद जब वो घिसना शुरू हो जाता है तब याद आता है कि अगर इसको ऐसे कर लेते तो शायद ये 10 साल और चल जाता। तो पेशेंट की इम्प्लांट की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम रोबोटिक करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है जी, आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक लग रहा है? बढ़िया है सर। देखो आपने ना 2 सर्जरी कराई है इस एज में, मतलब यू आर ए ब्रेव पेशेंट। लोग एक सर्जरी कराने से भी डरते हैं, लोगों को कहता है स्पाइन सर्जरी पता नहीं चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी। स्पाइन में बहुत लोग मना किया था, हाँ, नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम स्पाइन नहीं करते उस टाइम तो आज हमें नी का फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। जी ठीक है जी, जी सर, खुश हैं? पूरा उतना दूर से सर हम इसी के लिए ना आए हाँ, थे। बेंगलोर से आए थे हाँ, करवाने के लिए। फिर अभी बेंगलोर से कल रात में 9 बजे आए हैं सर, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। 3 महीना हो गया था, जी, तो लड़का फिर छुट्टी लिया, फिर आए हम लोग। अब आपको नहीं आना, अब मैं बेंगलोर आऊँगा, वहीं हम मिलेंगे। लोग पूछे थे सनी जी से ठीक। कि सर बेंगलोर आएंगे तो बेंगलोर में ही दिखा लेते 4-5 महीने के बाद आऊँगा। आएंगे सर। ठीक है? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।